हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स के कन्फर्मेशंस के ओरिजिन को समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये रिलेटिव स्टेबिलिटी of normal butane and isobutane। ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10। तो नॉर्मल ब्यूटेन में ऐसे CH3, CH2, CH2 और CH3, और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला ये CH3, CH, CH3 और CH3। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब आइसोमर है ये दोनों। तो दोनों अगर आइसोमर है तो दोनों का कुछ तो डिफरेंस होगा प्रॉपर्टी में, इन दोनों का स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होता है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आइसोमर्स के लिए हम लोग बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं, कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। देखिए ये जो हम लोग लेंगे CH3, CH2, CH2 और CH3, इसको जब बर्न किया गया तो ऑक्सीजन के साथ, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 13/2O2, तो इससे ये जो बनेगा ये 4CO2 प्लस 5H2O, और हीट इवॉल्व होता है 2877 किलो जूल, यहाँ इवॉल्व हुआ। अब हम लोग, ये नॉर्मल ब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन को लिए ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया जा रहा है। आइसोब्यूटेन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो आइसोब्यूटेन में भी तो उतना ही ऑक्सीजन चाहिए, तो 13/2O2, और ये उतना ही CO2 बनाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उतना ही H2O बनाएगा, लेकिन हीट जो इवॉल्व होता है ये डिफरेंट होता है, ये लगभग 2871 किलो जूल होता है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम, दोनों सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ CO2 दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो फिर ये हीट डिफरेंट क्यों? ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा करके देखा गया। आप लोग जानते ही होंगे जो हीट कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा। तो ये हीट जो निकाले, तो इसको अब हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में यहाँ पर रखकर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग, ये एनर्जी है, एनर्जी नीचे से ऊपर इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ रखते हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन को, CH3, CH2, CH2 और CH3 को, और ये ऑक्सीजन का सर्टेन अमाउंट लेकर के यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया ये 4CO2 और प्लस ये यहाँ पर इस लेवल में है ये 4CO2 और 5H2O, और ये जो नॉर्मल ब्यूटेन हुआ और यहाँ प्रोडक्ट, तो ये कंबशन में हीट इवॉल्व होगा, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट जो होगा वो नीचे होगा, तो प्रोडक्ट नीचे, तो यहाँ से ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही दिया गया है कितना, 287
7 किलो जूल। अब क्या है कि ये आइसोब्यूटेन तो 2871 दे रहा है, तो ये दोनों का तो प्रोडक्ट सेम है, तो ये लेवल सेम होगा। तो आइसोब्यूटेन बताइए कहाँ रखा जाना चाहिए? 2871 तो उसके तो नीचे ही होगा, तो यहाँ CH3 CH3 और यहाँ CH3, और यहाँ से ये जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है 2871 किलो जूल। तो देखिए इससे तो पता चल रहा है कि जिसका हीट ऑफ कंबशन कम है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायग्राम लेते हैं या डायरेक्ट एनर्जी को भी रख सकते हैं, तो यहाँ क्या हुआ कि जिसका हीट ऑफ कंबशन कम है, जिस आइसोमर का, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है, और पोटेंशियल एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यानी कि हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड जिसका कम होगा आइसोमर के लिए, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ ये कंक्लूज़न यही हुआ कि इस जगह हम लोग ये ले सकते हैं कंक्लूज़न कि इसमें जो हीट ऑफ कंबशन, यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर, ये स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर, ये क्या हो जाएगा? आइसोमर, ये इस जगह हम लोग जो यहाँ पर लेंगे आइसोमर का स्टेबिलिटी, ये हो जाएगा जिसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड ऐसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ये हीट ऑफ कंबशन, ये हीट ऑफ कंबशन मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। यहाँ से ये डायरेक्ट कंक्लूजन आ गया, क्योंकि जिसका हीट ऑफ कंबशन कम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में वो नीचे होगा, यानी उसका एनर्जी कम होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हीट ऑफ कंबशन को हम लोग दो आइसोमर के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में यूज करते हैं। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज किया गया साइक्लो एल्केन के लिए। तो अब साइक्लो एल्केन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल हो गया बाय ऑलमोस्ट 7 किलो कैलोरी पर मोल, उतना एनर्जी से वो ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो अब हम लोग साइक्लो एल्केन लेते हैं। तो साइक्लो एल्केन जैसे यहाँ हम लोग ये साइक्लोप्रोपेन ले लिए, ये साइक्लोब्यूटेन लिए, साइक्लोपेंटेन हम लोग लेते हैं, फिर साइक्लोहेक्सेन हम लोग लेंगे, साइक्लोहेक्सेन के बाद हम लोग हेप्टेन लेंगे, साइक्लोहेप्टेन इस तरह से, फिर हम लोग साइक्लोऑक्टेन लेंगे, साइक्लोऑक्टेन इस तरह से, फिर उसी तरह साइक्लोनोनेन जब ज़्यादा होगा तो उसको ऐसे लिख दिया जाता है, इसका 9 फिर 10 इस तरह से। तो ये जो होगा अलग अलग, तो ये तो आइसोमर है नहीं, तो यहाँ हम इस कंसेप्ट को कैसे यूज करें? तो इन सब में एक कॉमन चीज़ है, सबका ये CH2 स्ट्रक्चरल यूनिट है। यहाँ CH2 3 है, यहाँ CH2 कितना है 4, यहाँ CH2 5, यानी इसका स्ट्रक्चरल यूनिट CH2 है, वही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग इसका हीट ऑफ कंबसन पर CH2 ग्रुप निकालते हैं। तो हीट ऑफ कंबसन पर CH2 ग्रुप जो निकाला गया, तो यहाँ पर ये हीट ऑफ कंबशन, ये पर CH2 ग्रुप, ये पर CH2 ग्रुप, ये प्रैक्टिकली निकाला गया एक्सपेरिमेंट करके। तो पर CH2 ग्रुप देखा गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ है, और यहाँ से ये धीरे धीरे ऐसे घट रहा है, और यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है। ये हीट ऑफ कंबसन पर CH2 ग्रुप देखा गया,
तो पर CH2 ग्रुप ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर CH2 ग्रुप कैसे निकालेंगे, इसका हीट ऑफ कंबशन निकाल लेंगे। इसमें 3 CH2 है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक CH2 का निकल जाएगा। तो पर CH2 ग्रुप हीट ऑफ कंबशन जिसका ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर यहाँ से इधर क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ तक इंक्रीज करेगा। और फिर उसके बाद फिर हम लोग जब लेंगे 10, तो 10 से आगे फिर 10 से लेकर 16 उधर आगे फिर डिक्रीज करेगा। यानी पहले डिक्रीज करेगा 6 तक, 3 से लेकर 6 तक, फिर 7 से लेकर 9 तक इंक्रीज करेगा, 9, फिर उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। तो अगर हीट ऑफ कंबशन डिक्रीज करेगा तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर, ये जब हीट ऑफ कंबशन पर CH2 डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी यहाँ तक ये इंक्रीज करना चाहिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज, यहाँ ये इस तरह से इंक्रीजेस, और फिर यहाँ से इधर डेल्टा H पर CH2 ग्रुप ये क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए। फिर 9 के बाद उधर फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये जो इसका हम वैल्यू यहाँ नहीं लिखें क्योंकि वो वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट का डाटा है, एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाला गया और देखा गया, तो इस तरह से ऑर्डर ये मिला। यानी कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि साइक्लोएल्केन में सबसे कम स्टेबल साइक्लोप्रोपेन है, और ये स्टेबिलिटी बढ़ते बढ़ते साइक्लोहेक्सेन तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी घटेगा, फिर ये 9 तक स्टेबिलिटी घटेगा, और 9 के बाद फिर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसे आया, ये क्यों हुआ, ये हम लोग हर जगह तो एक्सपेरिमेंटल डाटा याद रख नहीं सकते, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए है ना, बेयर ने एक थ्योरी दिया जिसको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेयर ने जो थ्योरी दिया, इसको हम लोग कहते हैं ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी ये क्या कहता है, ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, दिस इज द थ्योरी टू एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स थियोरेटिकली। एक्चुअली ये डाटा था एक्सपेरिमेंट से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग ज़्यादा समय तक याद रखना, ज़्यादा कंपाउंड का याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको थियोरेटिकली समझाने के लिए बेयर ने थ्योरी दिया जिसको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि एनी डेविएशन from ideal bond angle causes a strain in the molecule this strain is called एंगल स्ट्रेन। इसको हम लोग एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा, तो ये डेविएशन को मापने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ये डेविएशन ये किस तरह से मापते हैं कि मान लीजिए एक कार्बन है और ये
मान लीजिए इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 होने की वजह से एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये जो उसका एक्चुअल एंगल ये है, ये थीटा है, और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ये जो बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो इसी को डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, 109 डिग्री। यहाँ अगर sp3 हो तब, sp2 अगर होगा तब तो फिर ये 120 होगा। यहाँ तो साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हैं जहाँ हर जगह sp3 है, तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा बाई 2 और इसका मॉड कर देते हैं, यानी कि यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। इस तरह से हम लोग डेविएशन को फाइंड करते हैं। और ये जो डेविएशन यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जो होगा AS एंगल स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन का। ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन जितना ज़्यादा होगा एंगल स्ट्रेन उतना ज़्यादा होगा। एंड ये जो स्टेबिलिटी होता है, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन ये होता है। अब हम लोग साइक्लोएल्केन में ये कंसिडर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ये साइक्लोएल्केन यहाँ, और यहाँ हम लोग लेते हैं डेविएशन। तो साइक्लोएल्केन में सबसे पहले हम लोग लिए साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन जब हम लोग लेंगे तो यहाँ तो एंगल होना चाहिए कितना, 60 डिग्री। तो डेविएशन कितना हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री बाई 2, कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ 49 डिग्री 28 मिनट, 49 डिग्री 28 मिनट। तो 49 डिग्री जो होगा 49 डिग्री 28 मिनट, इसको हम लोग 48 डिग्री और 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 और 28 यानी 88 मिनट कर सकते हैं। तो 48 का हाफ कितना हो जाएगा, 24 डिग्री और 88 का 44 मिनट, ये इसका डेविएशन होगा। दूसरा हम लोग लेते हैं अब साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से, ये साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल तो 90 होगा, तो यहाँ डेविएशन 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री बाई 2, और ये वैल्यू कितना होगा 90 और 10 यानी 19 डिग्री 28 मिनट। तो अगर हम लोग यहाँ 90 डिग्री 28 मिनट को फिर लिख सकते हैं 18 डिग्री और 88 मिनट, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट। डेविएशन देखिए थोड़ा सा घटा है। फिर हम लोग तीसरा लेते हैं ये साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन ये हम लोग लिए, तो साइक्लोपेंटेन में क्या हो जाएगा, यहाँ डेविएशन अगर हम लोग मेजर करें तो ये एंगल होना चाहिए यहाँ 108 डिग्री, 108 डिग्री। ये निकालना जानते ही होंगे आप लोग, मैथमेटिक्स का ये रूल है। तो 108 डिग्री, तो 108 डिग्री इसका होगा तो 109 डिग्री
28 मिनट माइनस 108 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 डिग्री 28 मिनट, यानी सीधा 88, यानी कि यहाँ सीधा 0 डिग्री और 44 मिनट का ये डेविएशन होगा। अब अगर हम लोग यहाँ लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में यहाँ अगर एक प्लेन में ऐसे कंसीडर करें तो ये तो 120 डिग्री हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री बाय 2 कितना होना चाहिए? तो यहाँ 120 यानी 10 डिग्री, और यहाँ पे 120 से 10 माइनस करेंगे 110, और 28 मीन्स 32, तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 10 डिग्री 32 का हाफ 5 डिग्री 16 मिनट आ जाएगा। ये जो डेविएशन, तो यहाँ देखिए डेविएशन क्या होगा, देखिए यहाँ धीरे धीरे डेविएशन ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ डेविएशन इंक्रीज कर गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए कि साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी घटनी चाहिए। इस डाटा से तो यही आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, therefore stability should increase from cyclopropane to cyclopentane, and then stability should further decrease. That is, cyclohexane should be less stable than cyclopentane. But in practice, cyclohexane is found to be more stable than cyclopentane. इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो क्यों है ऐसा? इसकी स्टेबिलिटी यानी साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा है। क्यों? तो इसको ये बाद में सजेस्ट किया किसने? इसको एक्सप्लेन किया ये मोर एंड सैक्स, SACHSE, इन दोनों ने मिलकर एक्सप्लेन, इन्होंने बताया कि एक्चुअली बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी गलत नहीं है।
बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसके अनुसार तो लग रहा है यहाँ डेविएशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटना चाहिए। तो मोर और सैक्स ने बताया कि एक्चुअली हम लोग 120 का एंगल लिए हैं। ऐसा कब होगा? जब सारे कार्बन एटम एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा तब ये एंगल 120 का होगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इफ ऑल द कार्बन एटम्स आर लेफ्ट टू अरेंज itself in cyclohexane, they do not lie in one plane, they are arranged in a specific manner, and the carbon atoms go in different planes in order to make the bond angle 109 डिग्री एंड 28 मिनट। मतलब यहाँ अगर सभी कार्बन एटम को एक प्लेन में रहने के लिए फोर्स नहीं किया जाए तो वो डिफरेंट प्लेन में अरेंज होकर अपने एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट बना लेता है और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, ये स्ट्रेन फ्री हो जाता है। तो अपने एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट प्राप्त करने के लिए साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट 3D अरेंजमेंट में जाता है। उन सभी अरेंजमेंट को कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें साइक्लोहेक्सेन का ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ 1 2, ये 1' 2', इसको X ये Y मान लेते हैं। तो हम लोग इन दोनों को एक साथ यहाँ हम लोग अगर दिखाएं तो हो जाएगा क्या, इस तरह से ऐसे लिए यहाँ पर इस तरह से ये 1 का ऐसे लेना पड़ता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये H और यहाँ H, इसके साथ ये 1' है और ये जो कार्बन है ये 2' है, ये 2'। तो इसके साथ अब इधर जो जुटा हुआ है ये कौन जुटा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ ये Y CH2 और इधर पीछे 2' के साथ क्या है, यहाँ पर भी हम लोग अगर इसका ऐसे स्टैगर्ड फॉर्म ले तो इस तरह से होगा और यहाँ पे उसके साथ भी 2' में भी 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर इसके साथ हो गया ये CH2X ऐसे है। अब फिर यहाँ पर इस जगह हम लोग लेंगे यहाँ पर एक इस तरह से, फिर ये जो कार्बन होगा और यहाँ पर फिर हम लोग ये पीछे वाला ये ऐसे यहाँ पर और इस जगह हम लोग फिर यहाँ लेंगे 1, तो 1 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन और 1 के साथ इधर ये Y हो गया और इसके साथ एक हाइड्रोजन और ये पीछे H, तो ये 1 और ये 2 और यहाँ पर हो जाएगा H, ये हो जाएगा यहाँ पर X। यहाँ पर ये दोनों आपस में यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म में है, 1 और 2 भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड फॉर्म में है। तो ये कन्फिग्रेशन, लेकिन ये जो लिया गया ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया साइक्लोहेक्सेन का और ये स्टेबल फॉर्म हुआ। इसमें ये दोनों यहाँ पर इस जगह 1' 2' इधर वाला दोनों, ये दोनों इस साइड आ गया, लेकिन XY ये CH2 के रूप में यहाँ आ गया। ये दोनों कौन से फॉर्म में है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है इसमें। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह से ऐसे लिया गया है। ये जो मॉलिक्यूल है इसको ऐसे रखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ले रहे तो यहाँ 1 2 1 2, ये 1' 2' 1' 2' X ऊपर Y यहाँ पर। अब इसको जो लिया गया है ये इस टाइप से हो गया, देखिए X ऊपर Y नीचे और ये दोनों
आमने सामने आ गया। तो ऐसे है ये अरेंजमेंट, इसको ऐसे लिखे, ऐसे अगर ले रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, चेयर जैसा। तो ये एक चेयर हो गया, तो इसको हम लोग चेयर फॉर्म कहते हैं। तो ये चेयर फॉर्म है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे हम लोग ये अरेंजमेंट, ये चेयर फॉर्म में, इसी को हम लोग दर्शा सकते हैं। ये जो एक्चुअली ये मॉडल इसी तरह से है। यहाँ पर देखिए ये वाला x हो गया, ये दोनों 1 1 डैश, इधर वाला हो गया 1 2, और ये y नीचे। ये बिल्कुल चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का है। ये साइक्लोहेक्सेन का, इसमें कुछ और ज़रूरी पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर ये वर्टिकल जो होता है, ये इसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। और जो ये तिरछा है, स्लैंटेड है, इसको हम लोग इक्विटोरियल कहते हैं। यहाँ ए का मतलब एक्सियल हो गया, और यहाँ ई का मतलब इक्विटोरियल हो गया, इक्विटोरियल। ऐसे यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल हो गया। इस जगह ये वर्टिकल है, एक्सियल, और ये इक्विटोरियल, और यहाँ ये एक्सियल और ये हो जाएगा इक्विटोरियल। इस तरह से यहाँ पर ये अरेंजमेंट है। तो एक्सियल जो होता है, एक्सियल पोजीशन देखिए इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि इक्विटोरियल पोजीशन इसके साथ क्या है, ये जस्ट अपोजिट में है। इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन एंटी में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल पोजीशन हो जाएगा। मोर स्टेबल पोजीशन इसको हम लोग कहते हैं, ये इक्विटोरियल पोजीशन। इसलिए कोई भी बल्कि ग्रुप अगर रखना होगा तो बल्कि ग्रुप को हम लोग कहाँ रखेंगे, वो रखा जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर नहीं। तो ये चेयर फॉर्म, इसको हम लोग, इसका जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ, और इसका कन्वेंशनल ड्राइंग जो करते हैं, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है कि एक्स वाई किस फॉर्म में है ये पता नहीं चलता, इसलिए इसका हम लोग कन्वेंशनल ड्राइंग करते हैं, यानी इसका सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन टाइप ड्रॉ करते हैं चेयर फॉर्म का। तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसका जो चेयर फॉर्म है ये दोनों ऊपर, तो इसको चेयर फॉर्म को कन्वेंशनली इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ऐसे एक ये लाइन, उसी का पैरेलल एक लाइन, उतना ही बड़ा लाइन पैरेलल में हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, एक इमेजिन कीजिए कि इस तरह से हम लोग ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पर ऐसे, अब इस जगह से एक लाइन ये लंबा खींचना होगा, यहाँ तक लिए, और इसको इस तरह से लिए। अब उसी का पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचना है, तो इसका पैरेलल लाइन अगर खींचेंगे ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ से एक ऐसे चला गया। अब इसको मिटा दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो होगा ये चेयर फॉर्म। इस तरह से हम लोग ऐसे लेंगे तो ये चेयर फॉर्म हो गया ऐसे। तो और यहाँ पर इस तरह से, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक लाइन हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, और ऐसे दो पैरेलल लाइन हल्का तिरछा, इसको ऐसे मिला देंगे, इसका लंबा ये छोटा, ये उसी लाइन से इसको मिला देंगे, और ऐसे बीच से इसको बस इमेजिन करना है। तो यहाँ तो हम मिटा दिए, आप लोग पेज पे लिखेंगे तो वहाँ मिटा नहीं सकते, तो ऐसे इमेजिन करना है। अब क्या होगा, ये अरेंजमेंट, अब इसमें देखिए चेयर फॉर्म में यहाँ क्या होता है, ये जो हम लोग मॉडल ले रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। तो ग्रीन वाला जो है आप अगर देखेंगे एकदम सीधा वर्टिकल है, लेकिन वाइट वाला स्लैंटेड है।
ग्रीन वाला वर्टिकल है और वाइट स्लैंटेड लाइन है। तो जो वर्टिकल लाइन है वो एक्सियल हुआ, यानी जितने भी ग्रीन है वो ग्रीन बॉल्स वो सभी वर्टिकल यानी एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाइट जो है इन ये सभी इक्वेटोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक कार्बन का एक्सियल उसके एडजेसेंट कार्बन के जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ हर कार्बन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी कन्फर्मेशन में है। तो यहाँ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से हम लोग लेते हैं कि इस जगह हम लोग एक्सियल जो होगा वो बिल्कुल खड़ा होगा, वर्टिकल ऐसे हम लोग एक्सियल ये लिए, तो उसके बगल वाला क्या होता है उसके अपोजिट, तो यहाँ वर्टिकल सीधा क्या हो जाएगा नीचे, फिर इसका उसके अपोजिट ये ऐसे खींच लेंगे, फिर ये उसका नीचे हो जाएगा वर्टिकल, ये जो एक्सियल ये यहाँ पर सीधा ये वर्टिकल हो जाएगा, फिर इस तरह से ये ऊपर हो जाएगा और ये फिर नीचे हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर से जो ड्रॉ किए ये सभी क्या हो गया, ये एक्सियल हो गया। अब इक्वेटोरियल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इक्वेटोरियल में हर जगह पे यहाँ अब इक्वेटोरियल का अगर ड्रॉ करना है तो इक्वेटोरियल के लिए क्या करना होगा, इक्वेटोरियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इस जगह ड्रॉ करना है तो एक लाइन छोड़िए उसके बाद वाला के पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ इसको छोड़ के इसके पैरेलल या इसके पैरेलल ऐसे होगा, ये इक्वेटोरियल ऐसे होगा। फिर यहाँ अगर लेना है तो एक छोड़ के इसके तो इसका पैरेलल ऐसे हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ अगर लेना है तो एक छोड़ के इसके तो ऐसे हो जाएगा इक्वेटोरियल, यहाँ अगर लेंगे इसको छोड़कर इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको छोड़कर इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ लेंगे तो इसको छोड़कर इसके एक अल्टरनेट में, तो ये सब इक्वेटोरियल होगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा इक्वेटोरियल, ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल, यहाँ हाइड्रोजन इक्वेटोरियल, हाइड्रोजन इक्वेटोरियल ऐसे यहाँ पर होगा, और जो ब्लू कलर से होगा वो ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सियल, ये हाइड्रोजन एक्सियल, ये हाइड्रोजन एक्सियल, यहाँ हाइड्रोजन एक्सियल, ये हाइड्रोजन एक्सियल, ये हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सियल। ठीक है, तो ये चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का हुआ। एक बार हम फिर से बता दें चेयर फॉर्म ड्रॉ करने का तरीका, कि दो हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन लेंगे और इस तरह से, और एक हम लोग ऐसे एक लंबा और एक छोटा ऐसे लेंगे, उसी का पैरेलल यहाँ भी एक लेंगे, लंबा एक छोटा, इसका ठीक उल्टा, इधर लेफ्ट साइड वाला अगर लंबा है राइट साइड वाला छोटा, तो इधर लेफ्ट वाला छोटा राइट वाला लंबा, ये लेना होगा। अब हर कॉर्नर पे ऐसे यहाँ पर एक वर्टिकल, तो उसके बगल में ये जस्ट अपोजिट में वर्टिकल यहाँ, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, फिर ऐसे। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड ये सभी एक्सियल हुआ। अब इक्वेटोरियल में क्या हुआ, इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है यहाँ पर तो एक छोड़ के एक इसके पैरेलल, चाहे इधर छोड़िए या इधर छोड़िए, इधर एक छोड़ के इसके पैरेलल, तो ये दोनों तो पैरेलल ही है, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको छोड़कर इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इसको छोड़कर इसके पैरेलल, यहाँ पे क्या होगा इसको छोड़कर इसके पैरेलल, यहाँ क्या होगा इसको छोड़कर इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इसको छोड़कर इसके पैरेलल। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल ये एंगल इस तरह से बॉन्ड्स हैं। तो ये यहाँ पर हो गया चेयर फॉर्म। अब तो चेयर फॉर्म में देख लीजिए, यहाँ हर कार्बन अपने नेबरिंग कार्बन के एंटी कन्फर्मेशन में होता है, यहाँ एंटी कन्फर्मेशन, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चेयर फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ये चेयर फॉर्म के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट बात क्या क्या हो गया, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऑल बॉन्ड एंगल्स, all bond angles are 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये क्या हो जाएगा, every carbon atom is in anti conformation, is in anti form with respect to the neighboring carbon, with respect to the neighboring carbon atom के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो नेबरिंग कार्बन के रेस्पेक्ट में ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह हम लोग लिखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, equatorial position is more stable than एक्सियल पोजीशन। इसीलिए हम लोग जब कभी भी कोई बल्कि ग्रुप रखना होगा तो हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, उसको हम लोग ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसका हम लोग लेते हैं ये चेयर फॉर्म हो गया। उसी तरह से अब दूसरा हम लोग फिर अगर लेते हैं यहाँ पर सेकंड, इस तरह से फिर हम लोग यहाँ तो क्या था, ये दोनों यहाँ जो x और y और ये 1 2 ये 1 डैश 2 डैश यहाँ तो एंटी या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है। अगर ये इक्लिप्स्ड में होगा तो इक्लिप्स्ड में कैसा होगा, तो इक्लिप्स्ड में अगर हम लोग लेंगे तो ऐसे दोनों यहाँ पर 1, तो इस तरह से हम लोग अगर लेते हैं इस जगह ऐसे यहाँ पर H इधर H और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे H और ये H, और पीछे वाला क्या होगा, ठीक इस तरह से इसके साथ ही होगा, और फिर यहाँ पर ऐसे और इस तरह से, फिर यहाँ पर H और इधर H हो जाएगा, और ये हो जाएगा Y और ऊपर वाला हो जाएगा X। तो ये सभी यहाँ पर 1 और ये 2 1 डैश 2 डैश और ये 1 और 2, तो यहाँ सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यहाँ हो गया इस जगह नीचे। या इसी को हम लोग उल्टा भी दिखा सकते हैं कि इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे अगर लेंगे इसको तो यहाँ पर इस तरह से होगा क्या, तो इस जगह हम लोग ऐसे H यहाँ H और ऐसे, फिर यहाँ पर इधर H यहाँ H और इसके ठीक पीछे वाला ये H यहाँ H इधर होगा ऐसे H और फिर यहाँ पे इस तरह से, और इधर हो जाएगा H और यहाँ पे H। तो क्या होना चाहिए, ऐसे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ H अगर इस तरह से है तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा Y और X। तो ये जो फॉर्म है कन्वेंशनली इसको लेंगे तो ये हो जाएगा दोनों ऊपर, तो यहाँ दोनों ऊपर हो गया, तो दोनों ऊपर ये जो होगा X और Y दोनों ऊपर हो जाएगा, तो दोनों ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी ये कैसा हो जाएगा, बोट जैसा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोट फॉर्म ये इस तरह से ऐसे यहाँ पर होगा और ऐसे इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे ये जो होगा ये बोट फॉर्म, इसी दोनों में से एक X हो जाएगा एक Y हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 डैश और हो जाएगा
2 डैश ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट आया, ये बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म में क्या हुआ, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, और चेयर फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सो चेयर फॉर्म इज more stable than boat form। तो ये बोट फॉर्म में एक और चीज़ होता है, क्योंकि हर कार्बन में जो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर भी H ऐसे होगा और ये H ऐसे, तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल, ये जो दोनों हाइड्रोजन होता है ये दोनों क्लोज हो जाता है, इसके बीच इंट्रैक्शन होगा। ये दोनों हाइड्रोजन को फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स, ये जितना क्लोज होंगे उसके बीच, ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम जैसे नाव है, तो नाव के दोनों तरफ जो समुद्र में होता है, तो उसमें जहाज के नाव के दोनों साइड में ये झंडा लगा हुआ रहता है। तो वो झंडा जैसा ही ये हाइड्रोजन है, इसलिए इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम कहते हैं। इसके इंट्रैक्शन के वजह से यहाँ पर थोड़ा वैन डर वाल्स स्ट्रेन डेवलप होगा, तो उसके वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी, अगर इधर तो ये इक्लिप्स्ड में है ही, और इक्लिप्स के साथ साथ यहाँ फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच जो इंटरेक्शन है उससे जो स्ट्रेन बढ़ेगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म से कम हो जाएगा। इसलिए साइक्लोहेक्सेन का जो भी हम लोग को ड्रॉ करना है, या कोई भी साइक्लोहेक्सेन का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का अगर स्टेबल फॉर्म हम लोग को ड्रॉ करना है, तो हम लोग चेयर फॉर्म को ड्रॉ करेंगे, बोट फॉर्म को ड्रॉ यूजुअली नहीं करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है अभी जो पढ़ा है उसके ऊपर, ये क्वेश्चंस को आप लोग को बनाकर लाना है। इसको आप लोग बनाइएगा, फिर हम लोग अगले पार्ट में, इसके बाद के पार्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसको बनाइएगा, फिर आगे हम अगले पार्ट में आंसर दे देंगे।